ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 421। जब लोगों ने चमकती हुई संरचना को देखा और नामहीन मेजबान ने इसके कार्य के बारे में बताया तो वे सभी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। संरचना द्वारा प्रतिबंधित होने के दौरान एक बंद स्थान में सैकड़ों भूतों का सामना करना, जैसे कि भूतों के बीच ये पर्याप्त नहीं है। कैदी जो रैंक वाले हैं जो आपसे एक रैंक ऊपर हैं, यह आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं था। इसे मैं कर्म कहता हूँ। उसने उस प्यारे छोटे भूत की भावनाओं के साथ खेला और अब वह इसकी कीमत चुका रहा है। भूत राजा को प्यारा बच्चा कहने वाले व्यक्ति ने जोर से कहा। हालांकि लोग उस हिस्से पर सहमत नहीं थे जहां उसने भूत को प्यारा कहा था। उन्हें यह भी लगा कि वह भूत की भावनाओं के साथ खेलने की कीमत चुका रहा है। तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कहा कि अगर वह गांव के अंदर गया तो उसे क्रिस्टल का उपयोग करके बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, मोर्गाना ने अपने चेहरे पर समझदारी भरी नज़र के साथ कहा। जॉन ने कहा, चाहे वह कितने भी मारे, वह जल्द ही उनकी संख्या से अभिभूत हो जाएगा और चूंकि वह डी रैंक तक सीमित है, इसलिए वह अपने कुछ कौशल का उपयोग करने के बाद ही मैना से बाहर निकल जाएगा। भले ही वह कौशल का उपयोग न करे और अपने मैना को बचाए रखे, लेकिन अगर वह इतने सारे भूतों से लड़ने की कोशिश करता है तो उसकी सहनशक्ति खत्म हो जाएगी और यह उसके लिए घातक होगा, क्योंकि सहनशक्ति खत्म होने के बाद वह ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि अगर वह इतने सारे भूतों से घिरा हुआ है और समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो क्या होगा, नताशा ने कहा और चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ स्क्रीन को देखा। नाथन ने अपने हाव भाव में कोई बदलाव किए बिना सब कुछ देखा, जबकि सेबस्टियन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है जब उसने इवान के हाव भाव देखे। उम्मा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह आदमी इतने सारे भूतों को देखने के बाद उत्साह में मुस्कुरा रहा है, रेवेनहर्स्ट शहर के प्लेटिनम रैंक गिल्ड एनिग्मा के गिल्ड मास्टर चिर्स ने कहा। हाँ, चिर्स की बात सुनकर वे भ्रमित हो गए, लेकिन जब उन्होंने इवान के हाव भाव देखे तो वे सभी चौंक गए। जैसा कि चिर्स ने कहा, वे देख सकते थे कि इवान के चेहरे पर डर या कुछ भी दिखाने के बजाय एक उत्साहित मुस्कान थी। यह आदमी क्या सोच रहा है अंडस्को, अमांडा ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया जब अचानक इवान के हाथ में एक लंबी ऑब्सीडियन रंग की राइफल दिखाई दी। चलो देखते हैं कि तुम इसके बाद हंस सकते हो या नहीं। उन्होंने सभी को इवान को खुद से बड़बड़ाते हुए सुना और बैंग 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 बैंग। स्टेडियम के अंदर केवल एक ही चीज सुनाई दे रही थी, वह थी गोलियों की आवाज़। लोगों ने देखा कि कैसे एक के बाद एक भूत गिर रहे थे, जबकि कई भूतों के सिर तरबूज की तरह फट रहे थे। गांव हरे खून से नहाया हुआ था और लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे टूर्नामेंट के बजाय एक गैंगस्टर फिल्म देख रहे हैं। यह अंडस्को, वह आदमी जो भूतों को प्यारा कह रहा था, उसके पास शब्द नहीं थे। सिर्फ 2 मिनट में सभी भूत मारे गए और गांव के अंदर चमकता हुआ स्वरूप गायब हो गया। यहाँ तक कि कुछ एस रैंक के शिकारियों का मुंह भी थोड़ा खुला हुआ था। कुछ सेकंड के बाद सभी ने एक धीमी हंसी सुनी और नाथन ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, लगता है कि स्वरूप उतना अच्छा नहीं था नताशा। नताशा ने महसूस किया कि शर्मिंदगी के कारण उसका झुर्रीदार चेहरा गर्म हो रहा था। उसने इवान की ओर देखा जो संतुष्टि में अपना सिर हिला रहा था और उसकी आंखें, वह शापित राइफल कहाँ से लाया। हालांकि आर्टिफैक्ट राइफलें दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन वे आम भी नहीं हैं। बहुत कम लोगों के पास आर्टिफैक्ट राइफलें हैं और इवान ने जो राइफल इस्तेमाल की थी वह और भी दुर्लभ थी। उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी नहीं देखी, लेकिन वे सभी जानते थे कि इवान ने जिस राइफल का इस्तेमाल किया था उसकी रैंक बहुत ऊंची थी। जब लोग फिल्म जैसा दृश्य देखकर जयकार कर रहे थे तो दर्शकों में मौजूद कुछ शिकारी इवान के हाथ में राइफल को ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखें ठंडी थीं और ऐसा लग रहा था कि वे अपनी हत्या की मंशा को मुश्किल से रोक पा रहे थे। इवान छोटे से मंच के सामने रुक गया, उसके चारों ओर की सुनहरी आभा धीरे धीरे गायब हो रही थी। मुझे यकीन है कि अब प्रेत संगठन को पता चल गया होगा कि मेरे पीछे भेजे गए हत्यारे का क्या हुआ। इवान छोटे मंच के चारों ओर की सुनहरी आभा के गायब होने का इंतजार करते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जब मंच के चारों ओर की सुनहरी आभा गायब हो गई तो इवान ने उस पर एक छोटा सा फल पड़ा देखा। फल खून के रंग का लाल था और एक अशुभ एहसास दे रहा था। जब इवान को फल के चारों ओर अजीब आभा महसूस हुई तो वह भौचक्का रह गया। सुरक्षा के लिए उसने हवा के इशारे से फल उठाया और अपनी सुरक्षा बनाए रखते हुए उसके विवरण को देखा। उसने अपनी एक उंगली से फल को छुआ और जब कुछ नहीं हुआ तो वह खुश हुआ। जैसे ही उसने फल को छुआ, उसके विवरण उसके सामने आ गए। यह अंडस्को, इवान की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने फल के विवरण पढ़े और उसने तुरंत उसे पकड़ लिया, जैसे उसे डर था कि कोई इसे चुरा लेगा। उसने फल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया और पागलों की तरह हंसने लगा। वह फल क्या है, नताशा? कोडी ने पूछा जब उसने इवान को फल पाकर खुशी से हंसते हुए देखा।
मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई आश्चर्यजनक बात है, नताशा ने शांत स्वर में कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर अपने दांत पीस रही थी। अरे, मैंने इसे सिर्फ दिखाने के लिए रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे ले जा सकेगा। वह फल कुछ ऐसा था जो उसे जंगल में बहुत दूर जाने पर मिला था। उसने इसे वहां इसलिए रखा था ताकि जब कोई इसे पाने में विफल हो जाए तो वह इसका बखान कर सके। इसके बारे में बखान करने के बाद वह इसे किसी कीमती कलाकृति से बदल लेती। दुर्भाग्य से इवान असफल नहीं हुआ और सफलतापूर्वक फल ले गया, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकी कि उसे नहीं पता कि वह फल क्या है। इवान फल को दूर रखने के बाद यही नहीं रुका और एक बार फिर छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ गया। चलते समय कई राक्षसों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से उन सभी को मार डाला। 1 घंटे के बाद इवान को थकान महसूस होने लगी क्योंकि वह बिना रुके दौड़ रहा था और राक्षसों से लड़ रहा था। इसके अलावा उसने देखा कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, गुरुत्वाकर्षण और भी बढ़ रहा था। लगता है कि यह चाल चलने का समय है। इवान ने दौड़ना बंद कर दिया और कुछ गहरी सांसें लीं। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ अपना सबसे मजबूत कौशल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इवान ने जोर से कहा ताकि देखने वाले लोग उसे सुन सकें। इवान की बात सुनकर लोगों के चेहरों पर दिलचस्पी की झलक दिखाई दी। इवान ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाईं और आसमान की ओर देखा। अब उन उपन्यासों में पढ़े गए आधे अधूरे मंत्रों का उपयोग करने का समय आ गया है, इवान ने अपने आप से सोचा और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। तत्वों के वाहक, सपनों और विद्या से जन्मे, घूंघट से बाहर निकलो, जैसे पुराने दिनों में हुआ करते थे। उन गहराइयों से जहां अंधकार है, जहां प्रकाश फीका पड़ जाता है और आतंक उड़ता है, मैं एक अज्ञात प्राणी को पुकारता हूं। हे रहस्यमय शक्ति के प्राणी, मेरी पुकार का उत्तर दो और प्रकाश में उभरो। लोगों ने चौड़ी आंखों से देखा कि इवान का चेहरा उसके बकवास मंत्र को समाप्त करने के बाद पीला पड़ गया, उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर गिर गया। लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया क्योंकि उनकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं जहां इवान की छाया फैल गई थी और रसातल के द्वार की तरह दिख रही थी। वूश! अचानक एक काली आकृति इवान की छाया से बाहर निकली और दहाड़! आसपास के वातावरण में एक जोरदार गर्जना गूंजी, जिससे उसके आसपास उपस्थित सभी राक्षस डर गए। नूह घने जंगल में अपनी तेज चपलता दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहा। उसका शरीर अभी भी एक स्वप्निल सफ़ेद आभा से ढका हुआ था और वह बिना किसी परेशानी के छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। कुछ राक्षसों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सभी उसके पास आते ही अपना संयम खो बैठे और उसके चारों ओर संरक्षक की तरह घूम रही नुकीली लताओं द्वारा मारे गए। मॉर्गना, इस छात्र को क्या हो गया है? जब वे उसके पास आते हैं तो सभी राक्षस अजीब तरह से व्यवहार क्यों करने लगते हैं? कोडी ने लाल बालों वाली महिला की ओर देखते हुए पूछा, जो आर्केनम अकादमी की प्रिंसिपल थी। मॉर्गना ने कोडी की बात सुनकर तीखे ढंग से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उसके पास एक अनोखी काया है जो थोड़ी अजीब है। हो सकता है कि उन राक्षसों का अजीब व्यवहार उसकी काया से संबंधित हो। एक अनोखी काया? जो लोग नूह की काया से वाकिफ नहीं थे वे हैरान थे। उसकी काया का नाम क्या है? अमांडा ने उत्सुक स्वर में पूछा। अमांडा का सवाल सुनकर मोर्गाना का मुंह फड़क उठा, लेकिन फिर भी उसने उसे जवाब दिया, ड्रीम ब्यूटी काया। हक! अमांडा ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली जिसे वह खुद नहीं समझ पाए। अजीब सी आवाज़ सुनकर मोर्गाना के मुंह की फड़कन की गति और तेज हो गई। मोर्गाना के मुंह की फड़कन को देखकर अमांडा ने अजीब तरीके से कहा, काया का नाम काफ़ी अनोखा है। नूह छोटी सी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ता रहा। 5 मिनट बाद उसने आखिरकार जंगल का अंत देखा और उसमें से बाहर आ गया। जैसे ही नूह जंगल से बाहर आया, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण और भी बढ़ गया है और अचानक बदलाव के कारण उसका शरीर आगे की ओर झुक गया है। नूह ने धीरे धीरे अपने शरीर को नए गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल बनाया और वापस सामान्य स्थिति में आ गया। अपने शरीर को समायोजित करने के बाद जब उसने आगे देखा तो उसे एक ज्वालामुखी क्षेत्र दिखाई दिया। जमीन का रंग हल्का लाल था और कई ज्वालामुखी दिखाई दे रहे थे। हालांकि सभी ज्वालामुखी शांत दिख रहे थे, लेकिन नावों को उनके अंदर बुदबुदाते मैग्मा का एहसास हो रहा था। यह मुश्किल होगा, क्षेत्र को देखने के बाद नूह ने खुद से सोचा। यहाँ का तापमान जंगल की तुलना में अधिक था और गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र को पार करना जंगल की तुलना में बहुत अधिक कठिन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये राउंड जीतना चाहता हूँ, नूह ने बहुत धीमी आवाज़ में फुसफुसाया और एक बार फिर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए नूह ध्यान से चारों ओर देख रहा था। चूंकि क्षेत्र बदल गया था, इसलिए उसे पता था कि कठिनाई भी बहुत बढ़ गई है। अब तक उसका सामना करने वाला सबसे उच्च रैंक वाला राक्षस सी रैंक का था, लेकिन अब उसे यह सोचकर मूर्खता हो रही थी कि राक्षसों की रैंक निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अचानक नूह ने एक पुरुष प्रतिभागी को देखा जो छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ रहा था।
प्रतिभागी लगभग 2 किलोमीटर दूर था और उसकी तरह ही वह भी ध्यान से इधर उधर देख रहा था, इसलिए जब नूह ने उसे देखा तो उसने भी उसे देखा। जब उसने नूह को देखा तो उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी और वह अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ा। जब नूह ने उस आदमी को अपनी ओर आते देखा तो वह चौंक गया और उसने अपनी सुरक्षा को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। जो आदमी उसकी ओर आ रहा था वह ब्लैक रेवन अकादमी का एक प्रतिभागी था और बीजोड़ रैंक पर था। नूह अभी भी एक सफ़ेद स्वप्न लाभा में लिपटा हुआ था, लेकिन जब वह आदमी उससे सिर्फ 100 मीटर दूर था तो नूह की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसके चारों ओर की सफ़ेद आभा अचानक गायब हो गई। क्या? नूह चौंक गया जब उसके चारों ओर की सफ़ेद आभा गायब हो गई, लेकिन उसे यह समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी ओर दौड़ रहे आदमी ने अपनी दाहिनी हथेली को उसकी दिशा में इंगित किया और उसकी ओर बैंगनी धुएं का एक बादल उड़ाया। नूह ने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं और वह हाथ हिलाते हुए जल्दी से पीछे हट गया। अवशोषण बैलें, नूह चिल्लाया और कुछ बैलें ज़मीन से बाहर निकल आईं। बैलें काली रोशनी से चमक उठीं और जब बैंगनी धुएं का बादल उनके पास आया तो सारा धुआं उनमें समा गया। कमीने, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? नूह ने गुस्से से भरी आवाज़ में चिल्लाया, बिना ये जाने कि उसे देख रहे हज़ारों पुरुषों की दुनिया उसकी आवाज़ सुनकर बिखर गई। जिस पुरुष का नाम डेनिस था उसने कोई जवाब नहीं दिया और उनके बीच की दूरी कम करने की कोशिश की। जब नूह ने देखा कि डेनिस रुकने का इरादा नहीं रखता तो उसके चेहरे पर ठंडक आ गई। हालांकि वह इस बात को लेकर उलझन में था कि उसके आसपास की सफ़ेद आभा क्यों गायब हो गई, लेकिन वह उससे डरता नहीं था। रिवर्स रिलीज, नूह ने ठंडी आवाज़ में कहा और धुएं के बादल को अवशोषित करने वाली काली लताओं ने इसे डेनिस की दिशा में छोड़ दिया। डेनिस की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने ये देखा और उसने एक तरफ हटने की कोशिश की। रूट उलझाव, नूह ने कहा और अचानक कुछ जड़ें ज़मीन से निकल आईं और डेनिस को दूर जाने से रोक दिया। लानत है, डेनिस ने शाप दिया और उसके पैरों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। संक्षारक स्पर्श, डेनिस को रोकने वाली जड़ें संक्षारित होने लगीं और 1 सेकंड से भी कम समय में वे धूल में बदल गईं। अवशोषण लताओं द्वारा छोड़े गए जहर के बादल के उस पर गिरने से ठीक पहले वह बगल में कूद गया और मुश्किल से हमले से बच पाया। लेकिन उसकी मृत्यु के लिए नूह का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वन अभयारण्य, अचानक सैकड़ों लताएं जमीन से उठीं और उन दोनों को एक अंडाकार आकार की बाधा में ढक दिया। उस आदमी ने लड़ने के लिए गलत व्यक्ति को चुना, मोर्गाना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जब उसने देखा कि क्या हो रहा था। मैं, जॉन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि उसने लड़ाई क्यों शुरू की। क्या हम देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, नताशा? अमांडा ने पूछा, क्योंकि वे नहीं देख पा रहे थे कि अभयारण्य के जंगल के अंदर क्या हो रहा है। क्षमा करें, हम नहीं देख सकते। नताशा ने अपना सिर हिलाया, और मुझे नहीं लगता कि देखने के लिए कुछ भी है। आखिरकार पिछली लड़ाई से यह स्पष्ट है कि वह आदमी नूह के खिलाफ नहीं लड़ सकता। नताशा की बात सुनकर अन्य लोगों ने भी अपना सिर हिलाया और कुछ और नहीं पूछा। लेकिन उन सभी को पता नहीं था कि वन अभयारण्य के अंदर एक बिल्कुल अलग चीज़ हो रही थी। नूह अपने चेहरे पर उदासीन भाव के साथ डेनिस को देख रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा भी नहीं था। चलो शुरू करते हैं, हमें 3 मिनट में यह फॉर्मेशन खत्म करना है, नूह ने उदासीन आवाज़ में कहा और अपना हाथ हिलाया। उसके स्टोरेज रिंग से कई तरह की सामग्री निकली और दोनों ने नूह द्वारा निकाली गई सामग्री का उपयोग करके ज़मीन पर एक संरचना बनाना शुरू कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ अपना सबसे मजबूत हुनर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इवान की बात सुनकर कई लोगों के कान खड़े हो गए। शिकारी हो या आम दर्शक, हर कोई उसे देखकर हैरान था कि उसका सबसे मजबूत हुनर क्या है। फेलिक्स के साथ जो हुआ उसके बाद वे पहले से ही जानते हैं कि वह दूसरे शिकारियों से ज़्यादा ताकतवर है। उनकी नज़र में वह भी फेलिक्स की तरह ही बीजोड़ रैंक का शिकारी था, लेकिन वह बिना किसी मेहनत के उसे हरा सकता था। उन्हें लगा कि उसने अपना सबसे मजबूत हुनर इस्तेमाल कर लिया है जब उसने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 या 3 सेकंड में तय कर ली, लेकिन अब वह कह रहा है कि यह उसका सबसे मजबूत हुनर नहीं था। तत्वों का वाहक, सपनों और विद्या से पैदा हुआ, घूंघट से आगे बढ़ना, जैसे पुराने दिनों में होता था। यह अंडरस्को, सभी शिकारियों के दिमाग एक पल के लिए खाली हो गए जब उन्होंने देखा कि इवान अचानक कुछ जपने लगा। आम लोग तो ठीक थे क्योंकि उन्हें हुनर और दूसरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सभी शिकारी इवान को बेजान आंखों से देख रहे थे। नाथन, मुझे कहना ही होगा आपकी अकादमी का ये छात्र काफ़ी अनोखा है, मोर्गाना ने स्क्रीन पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा। नेथन के मुंह का कोना पागलों की तरह कांप रहा था क्योंकि वह मृत आंखों से इवान को देख रहा था। सेबेस्टियन भी शर्मिंदा महसूस कर रहा था और अपने दिल में खुश था कि कोई नहीं जानता था कि वह इवान का परिचित है। सभी शिकारी इवान को मृत आंखों से देख रहे थे क्योंकि वे सभी जानते थे कि अगर कोई भी अपने कौशल का उपयोग करना चाहता है तो उसे बस इसके बारे में सोचना होगा और अपने मन का उपयोग करना होगा। इवान जैसा बकवास मंत्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चूंकि वह अपने सबसे मजबूत कौशल का उपयोग कर रहा है,
इसलिए उसे एक शो करने की ज़रूरत है, जॉन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मेरी पुकार का जवाब दो और प्रकाश में उभरो। इस समय इवान ने आखिरकार अपना मंत्र समाप्त किया और भारी सांस लेते हुए नीचे गिर गया, जैसे उसने अपना सारा मन इस्तेमाल कर लिया हो। दहाड़, अगले ही पल स्टेडियम के अंदर जोरदार गर्जना हुई और सभी ने बैंगनी आंखों वाले एक काले भेड़िए को इवान की परछाई से बाहर आते देखा। एक बुलाने का हुनर हो, कोडी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि बुलाने का हुनर काफी दुर्लभ है। लेकिन जल्द ही उसके हाव भाव बदल गए और धीरे धीरे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस हुनर में क्या गड़बड़ है? कोडी अपनी आंखें चौड़ी करके जोर से कहने से खुद को नहीं रोक सका। ये सिर्फ कोडी ही नहीं था, ज्यादातर लोगों की आंखें खुली हुई थीं। A+ रैंक, वह सिर्फ B जोड़ रैंक का है, लेकिन उसने A+ रैंक के राक्षस को बुलाया। इवान ने जिस राक्षस को बुलाया था उसका नाम अल्बेलू था। पहले तो किसी ने इसे देखने के बाद इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह वास्तव में A+ रैंक का राक्षस है, तो वे सभी के मुंह से शब्द नहीं निकले। B जोड़ और A+ रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। A+ रैंक का शिकारी बिना किसी समस्या के आसानी से B जोड़ रैंक के दर्जनों शिकारियों को मार सकता है, इसलिए B जोड़ रैंक के शिकारी को A+ रैंक के राक्षस को बुलाते देखना कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके पीले चेहरे को देखो, ऐसा लग रहा है कि उसने इसे बुलाने के लिए अपना लगभग सारा मैना इस्तेमाल कर लिया। राक्षस, और मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि यह राक्षस यहाँ लंबे समय तक रह पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि यह यहाँ 30 मिनट तक रह पाएगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। अमांडा ने इवान की ओर देखते हुए कहा, जो पीला चेहरा लिए ज़मीन पर बैठा था। उसकी हालत देखकर सभी लोगों को लगा कि वह किसी भी पल बेहोश हो जाएगा, क्योंकि वह बहुत थका हुआ दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा लगता है कि इस कौशल का उपयोग करने की लागत बहुत अधिक है। उसकी मौजूदा हालत में तो C रैंक का राक्षस भी उसे मार सकता है, मोर्गाना ने एक पल बाद कहा। यह स्वाभाविक ही है कि उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये देखते हुए कि उसने A+ रैंक के राक्षस को बुलाया था, नाथन ने काले भेड़िए को सोच समझकर देखते हुए कहा। अगर इवान उन्हें सुन पाता तो वह निश्चित रूप से उन्हें एक बड़ा अंगूठा दिखाता। इवान इस पूरे समय स्वाभाविक रूप से अभिनय कर रहा था। उसका मैना रिजर्व अभी भी भरा हुआ था और उसने ये सब अपने दुश्मन को गलत जानकारी देने के लिए किया। जब पहला राउंड शुरू हुआ तो इवान एक्लिप्स को बुलाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि यह उसका सबसे तेज A रैंक का शैडो अनडेड है। लेकिन गॉब्लिन गांव से मिले इनाम को देखने के बाद इवान ने अपना विचार बदल दिया। अब वह अपनी छोटी सी दुनिया से जितना संभव हो सके उतने इनाम इकट्ठा करना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसे अपने सबसे तेज शैडो अनडेड की ज़रूरत थी। हालांकि वह जानता था कि यह उसके एक कार्ड को उजागर कर देगा जिससे वह A+ रैंक के राक्षस को बुला सकता है। इवान को इसकी बहुत परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ एक राक्षस को बुला सकता है। वह मुश्किल से खड़ा हुआ, फिर भी ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह बहुत थका हुआ है, और अल्बेलू की पीठ पर बैठ गया। बैठने के बाद छोटी दुनिया के केंद्र की ओर जाने के बजाय इवान अल्बेलू को दूसरी दिशा में जाने का आदेश देता है। अल्बेलू के चारों ओर बिजली चमकी और वह बिजली की गति से आगे बढ़ी। जो लोग इवान को देख रहे थे वे उसे दूसरी दिशा में जाते देखकर भ्रमित हो गए। अल्बेलू की गति को देखकर ही वे बता सकते थे कि अगर इवान इसका उपयोग करके छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़े तो वह 30 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच जाएगा। कई राक्षस अल्बेलू के रास्ते में आए, लेकिन वे सभी उसे रोकने में कमजोर थे। अल्बेलू को रोकने की कोशिश करने वाले सभी राक्षसों के शरीर विनाशकारी बिजली की चपेट में आने के बाद खून के धुंध में बदल गए। इवान ने चलते हुए कुछ प्रतिभागियों को देखा भी, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं किया। अल्बेलू की उच्च चपलता के साथ इवान के लिए गोबलिन विलेज जैसी अन्य जगहों की खोज करना मुश्किल नहीं था, और 10 मिनट के बाद ही उसे घास के मैदान के बीच में एक और सुनहरा मंच मिल गया। हालांकि जब उसने ये सुनहरा मंच देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इस मंच की रक्षा करने वाला गठन पहले से ही सक्रिय था और एक पुरुष प्रतिभागी इसके बीच में खड़ा था। लेकिन प्रतिभागी को देखने के बाद इवान के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। वह वहां एक मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? इवान ने बुदबुदाया जब उसने देखा कि शॉन नाम का पुरुष बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और एक ही जगह पर एकाग्रचित नज़र से खड़ा था। ये देखने के बाद इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गठन को ध्यान से देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस गठन का क्या उपयोग है, इसलिए उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जांच की कि क्या वह कुछ पा सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही उसने गठन को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, उसने गठन से अजीब ऊर्जा तरंगों को निकलते हुए महसूस किया। मैं समझ गया, तो यही हो रहा है, इवान ने कहा और अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। चलो अल्बेलू, ये कमज़ोर संरचना हमें नहीं रोक सकती, उसने छाया इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए कहा, और अल्बेलू बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे मंच की ओर बढ़ गया। चलो चलें, इवान ने अल्बेलू से कहा, जो बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे मंच की ओर बढ़ गया। मुझे संदेह है कि यह भ्रम निर्माण मुझे प्रभावित कर पाएगा।
जब एल्बेलू ने संरचना से घिरे क्षेत्र में कदम रखा तो इवान ने मन ही मन सोचा। पहले तो इवान को समझ में नहीं आया कि यह किस तरह की संरचना है, लेकिन जब उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया तो उसने महसूस किया कि संरचना से कुछ ऊर्जा तरंगें निकल रही हैं जो उसके मन और आत्मा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं। उन ऊर्जा तरंगों को महसूस करने और शॉन के स्थिर शरीर को देखने के बाद इवान आसानी से समझ गया कि यह एक भ्रम संरचना थी, और अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति पर विचार करने के बाद जो पहले से ही एक एस रैंक शिकारी के बराबर है, इवान ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह संरचना उसे प्रभावित कर सकती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे ऐसी संरचनाएं बनाएं जो एस रैंक के शिकारियों को भी प्रभावित कर सके जब प्रतिभागी केवल बी जोड़ रैंक के शिकारी हों, इवान ने सोचा जब एल्बेलू ने आखिरकार संरचना के अंदर कदम रखा। जैसे ही एल्बेलू ने संरचना के अंदर कदम रखा, इवान ने महसूस किया कि कुछ अजीब ऊर्जा तरंगें उसके मन और आत्मा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं। ऊर्जा तरंगें हानिकारक नहीं थीं, लेकिन वे उसे एक भ्रम के अंदर खींचने की कोशिश कर रही थीं। जब इवान ने यह महसूस किया तो वह बस अंदर से मुस्कुराया और ऊर्जा तरंगों का मुकाबला करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसा कि अपेक्षित था, इवान ने सोचा जब वह आसानी से संरचना की ऊर्जा तरंगों को रोकने में सक्षम था। एल्बेलू संरचना के अंदर कदम रखने के बाद एक पल के लिए रुक गया, लेकिन ये बिना किसी कारण के ए प्लस रैंक का राक्षस नहीं था। केवल 3 सेकंड में ये संरचना की ऊर्जा तरंगों का मुकाबला करने में भी सक्षम था और एक बार फिर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। इवान ने शॉन को अनदेखा किया जो अभी भी भ्रम के अंदर था और सुनहरे प्लेटफॉर्म के सामने पहुंच गया। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के सामने रुका, उसके चारों ओर की सुनहरी चमक गायब होने लगी। इवान थोड़ा मुस्कुराया जब उसने देखा कि वह कितनी आसानी से यह इनाम पाने में सक्षम था। जैसे ही प्लेटफॉर्म के चारों ओर की चमक गायब होने लगी, उस क्षेत्र को कवर करने वाली भ्रम संरचना भी फीकी पड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में संरचना और प्लेटफॉर्म के चारों ओर की सुनहरी चमक दोनों गायब हो गईं। इवान को संरचना की परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी नज़र प्लेटफॉर्म पर रखी गई चीज़ पर टिकी हुई थी। एक स्टोरेज रिंग। इवान ने स्टोरेज रिंग को देखकर भौहें उठाईं। वह आगे बढ़ा और रिंग उठा ली। क्या? लेकिन इससे पहले कि इवान ये देख पाता कि रिंग के अंदर क्या है, उसने अपने पीछे से एक भयानक चीख सुनी। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और सोचा कि क्या हुआ, लेकिन जब उसने शॉन को पीले चेहरे के साथ एल्बेलू को देखते हुए देखा तो उसका मुंह हिल गया, जैसे उसने भूत देखा हो। चिंता मत करो, ये W_। इवान उसे बताना चाहता था कि एल्बेलू उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन जब शॉन ने अचानक एक पीला नीला क्रिस्टल निकाला और उसे कुचल दिया तो उसके शब्द उसके मुंह के अंदर चुभ गए। जल्द ही उसका शरीर चांदी की रोशनी से ढक गया और वह वहां से गायब हो गया। इवान, ये बेवकूफ़ बच्चा, मोर्गाना ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ कहा जब उसने देखा कि क्या हुआ। अन्य लोगों के मुंह भी हिल रहे थे। वैसे उस भ्रम निर्माण की रैंक क्या है, नताशा? कोडी ने पूछा, अभी भी स्क्रीन को देखते हुए। एक रैंक, नताशा ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी भौं के साथ कहा। मैं समझ सकता हूं कि क्यों उस गठन ने उस भेड़िया राक्षस को प्रभावित नहीं किया, लेकिन उसके बारे में क्या? चूंकि वह गठन के प्रभाव को अनदेखा करने में सक्षम था, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ए रैंक के शिकारियों से अधिक है, भले ही वह भी जो रैंक पर हो? अमांडा ने अपने चेहरे पर एक चौंका देने वाली नज़र के साथ कहा। यह स्वाभाविक था कि वे चौंक गए क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना कोर की रैंक बढ़ाने से भी अधिक कठिन है। ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकती हैं, और यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा जहां बी जोड़ रैंक के शिकारी की आध्यात्मिक शक्ति ए रैंक के शिकारियों से भी अधिक है। आमतौर पर एक शिकारी की आध्यात्मिक शक्ति उसके कोर की रैंक के साथ बढ़ती है, इसलिए किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति का उसके कोर की रैंक को पार करना लगभग असंभव है। यही कारण था कि जब इवान ने पहली बार हाना को देखा तो वह चौंक गया। मुझे लगता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति वर्तमान में उस राक्षस से जुड़ी हुई है जिसे उसने बुलाया था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास ए रैंक के शिकारियों से ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है। जब सब सोच रहे थे, नाथन ने अचानक कहा, जुड़ा हुआ। जब उन्होंने नाथन की बात सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। हालांकि वे निश्चित नहीं थे, लेकिन सभी को लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। इवान को नहीं पता था कि लोग किस बारे में बात कर रहे थे और न ही उसे इसकी परवाह थी। शॉन के गायब होने के बाद उसने बस अपना सिर हिलाया और अपनी सांसों में कुछ बुदबुदाया। उसने स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ा और उसके अंदर देखा, लेकिन रिंग के अंदर क्या था, ये देखने के बाद वह अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। मुझे लगा कि मुझे पहले मिले फल जैसा कुछ बढ़िया मिलेगा, इवान ने सोचा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। रिंग के अंदर उसने 10 बी जोड़ रैंक कोर और कुछ ऐसी सामग्री देखी जिनका इस्तेमाल कलाकृतियां बनाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन वह उनसे खुश नहीं था। सामान्य समय में वह बिना किसी प्रयास के 10 बी जोड़ रैंक कोर पाकर काफ़ी खुश होता, लेकिन जब उसने उनकी तुलना पहले मिले फल से की तो वे कचरे के अलावा कुछ नहीं थे। इसे भूल जाओ, चलो अपनी खोज जारी रखते हैं एल्बेलू। इवान एक बार फिर एल्बेलू की पीठ पर बैठ गया और पहले की तरह ही
वह बैंगनी बिजली से ढकी गोली की तरह आगे की ओर उछला। बाहर से देख रहे लोग चौंक गए जब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि इवान क्या कर रहा था। मुझे मत बताओ कि वह छोटी दुनिया के केंद्र में सीधे जाने के बजाय सभी पुरस्कार इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा है, अमांडा ने कहा जब उसने देखा कि इवान क्या कर रहा था। नताशा का दिल अमांडा की बात सुनकर कांप उठा क्योंकि छोटी दुनिया के अंदर एक और चीज़ थी जो उसके लिए बहुत कीमती थी। राउंड की शुरुआत में उसे यकीन था कि कोई भी उस चीज़ को नहीं पा सकेगा, लेकिन इवान की असामान्य शक्ति को देखने के बाद उसे अब यकीन नहीं रहा। सब ठीक होना चाहिए, एक बार जब वह भेड़िया गायब हो जाएगा तो वह अन्य चीज़ों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। नताशा ने खुद को सांत्वना दी, लेकिन हर शिकारी का चेहरा बदल गया जब 2 घंटे के बाद भी भेड़िया गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखा। अल्बेलू की तेज़ रफ्तार की वजह से इवान ने उन 2 घंटों में छोटी सी दुनिया से ज़्यादातर चीज़ें पहले ही इकट्ठा कर ली थीं। भगवान के लिए बस दुनिया के बीचों बीच जाओ और इस चक्कर को अभी खत्म करो। नताशा ये देखकर रोने लगी कि कैसे एक बदमाश की तरह इवान उसकी छोटी सी दुनिया से सब कुछ छीन रहा था। इवान द्वारा अल्बेलू को बुलाने से 2 घंटे पहले फॉरेस्ट सेंचुरी के अंदर डेनिस ने नूह को देखा जो अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ जमीन पर संरचना को स्कैन कर रहा था। कुछ सेकंड के बाद जब उसे यकीन हो गया कि संरचना में कोई समस्या नहीं है, तो नूह संरचना के बीच की ओर चला गया और अपने स्टोरेज रिंग से एक सिल्वर रंग का कोड निकाला। कोड A+ रैंक का था और अंतरिक्ष ऊर्जा जारी कर रहा था। इस कोड का उपयोग एक शक्तिशाली अंतरिक्ष प्रकार की कलाकृति बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन नूह ने अपना सिर हिलाया और अंदर ही अंदर आह भरी। उसने संरचना के बीच में एक गोल छेद देखा जो एक सर्किट की तरह दिख रहा था और उसके अंदर सिल्वर कोर रख दिया। जैसे ही उसने कोर को सर्किट के अंदर रखा, संरचना चमक उठी, लेकिन जैसे ही संरचना चमक उठी, जमीन से कुछ ऊर्जा तरंगें निकलीं और संरचना चमकना बंद हो गई। नूह और डेनिस द्वारा बनाया गया छोटा सा गठन धीरे धीरे गायब होने लगा और जल्द ही जमीन सामान्य हो गई। संरचना का कोर और सर्किट गायब हो गया जैसे कि जमीन ने उसे निगल लिया हो। ठीक है, हमारा काम हो गया। नूह ने डेनिस की ओर देखा जिसने अपना सिर हिलाया। उसे अपना सिर हिलाते देख नूह ने अपना हाथ हिलाया और कुछ नुकीली बेलें जमीन से निकलकर डेनिस के कंधों को छेदती हुई निकल आईं। डेनिस ने अपने कंधों को छेदते हुए भी नहीं हिलाया और बिना किसी भावभंगिमा के नुकीली बेलों को देखा। तैयार रहो, जैसे ही ये दौर खत्म होगा मज़ा शुरू हो जाएगा, नूह ने डेनिस से कहा और उसके कंधों को छेदती हुई बेलें गायब हो गईं। जल्द ही अंडाकार आकार की बेल की बाधा जो उन्हें ढक रही थी वह भी गायब हो गई और स्टेडियम में मौजूद लोग उन्हें देख पाए। जब लोग आखिरकार उन्हें देख पाए तो डेनिस अपने घुटनों पर था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरी ओर नूह उससे कुछ दूरी पर खड़ा था। ये देखकर कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि नूह डेनिस को हरा देगा। डेनिस ने नूह को घृणा से घूरा और फिर उसने नीला क्रिस्टल निकाला और उसे कुचल दिया। जल्द ही उसका शरीर चांदी की रोशनी से ढक गया और वह वहां से गायब हो गया। नूह ने उस जगह पर नजर डाली जहां कुछ पल पहले वह संरचना गायब हो गई थी। फिर वह फिर से छोटी दुनिया के केंद्र की ओर भागा। दर्शकों में मौजूद लोग जोर जोर से जयकार कर रहे थे क्योंकि वे प्रतिभागियों को राक्षसों से लड़ते हुए आगे बढ़ते देख रहे थे। विभिन्न गिल्ड के शिकारी प्रतिभागियों के बारे में बात कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा है जिसे वे भर्ती करना चाहते हैं। अखाड़े में मौजूद S रैंक के शिकारी शांति से स्क्रीन को देख रहे थे, कभी कभी प्रतिभागियों के बारे में अपनी टिप्पणी दे रहे थे। छोटी दुनिया का पोर्टल अभी भी छोटे मंच के ऊपर मंडरा रहा था। पोर्टल अभी भी छोटे मंच की ओर वही ऊर्जा तरंगें छोड़ रहा था जो वह शुरुआत में छोड़ रहा था। ऊर्जा तरंगों द्वारा छोड़े गए उतार चढ़ाव इतने कम थे कि अखाड़े में मौजूद S रैंक के शिकारी भी उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे थे। इस समय पोर्टल से निकलने वाले उतार चढ़ाव की शक्ति 1 सेकंड के लिए बढ़ गई। हालांकि यह सब कुछ सामान्य होने में सिर्फ 1 सेकंड के लिए था, लेकिन एरिना में मौजूद सभी S रैंक के शिकारी उन्हें महसूस कर पाए। ऊर्जा में उतार चढ़ाव क्या थे? नाथन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसने स्क्रीन को देखना बंद कर दिया और अब छोटी दुनिया के पोर्टल को देख रहा था। अन्य S रैंक के लोगों ने भी भौहें चढ़ाकर पोर्टल को देखा और सोचा कि अभी क्या हुआ। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से एक कालकोठरी पोर्टल समय समय पर ऊर्जा में उतार चढ़ाव जारी करता है, ये कलाकृति भी वैसी ही है। नताशा ने हाथ हिलाते हुए कहा जब उसने देखा कि वे पोर्टल को कैसे देख रहे थे। ओह, नताशा ने जो कुछ भी कहा उसमें किसी को कुछ भी गलत नहीं लगा और उन्होंने समझ में सिर हिलाया। उन्होंने पोर्टल को देखना बंद कर दिया और एक बार फिर स्टेडियम में मौजूद स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। नताशा ने स्क्रीन पर वापस देखने से पहले अपनी आंखों के कोने से S रैंक के शिकारियों को देखा। जब वे सभी प्रतिभागियों को देख रहे थे तो शांत हुई ऊर्जा तरंगें पोर्टल के नीचे स्थित छोटे प्लेटफॉर्म के अंदर चली गईं। छोटे से मंच के जरिए ऊर्जा तरंगें जमीन के अंदर चली गईं और स्टेडियम के पूरे मैदान को कवर करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ऊर्जा तरंगें जमीन के अंदर चली गईं, एक संरचना बनने लगी।
ये संरचना जमीन के अंदर लगभग 30 मीटर गहरी थी और जब यह आकार लेने लगी तो कोई भी इसे महसूस नहीं कर पाया। ये संरचना स्टेडियम के पूरे मैदान को कवर कर रही थी और यह उस संरचना के समान थी जिसे नूह और डेनिस ने छोटी दुनिया के अंदर बनाया था। हर बार जब कोई प्रतिभागी छोटी दुनिया के केंद्र की ओर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दुनिया का गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए अपने मन का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ जैसे जैसे प्रतिभागी छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, राक्षसों की रैंक भी बढ़ रही थी। पहला राउंड शुरू हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और इन 5 घंटों के दौरान 6 प्रतिभागियों को छोटी दुनिया से बाहर भेजा गया। वर्तमान में 19 प्रतिभागी थे जो अभी भी छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। अधिकांश प्रतिभागी केंद्र की ओर आधे रास्ते पर थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि के कारण आधी दूरी तय करने के बाद उनकी गति बहुत कम हो गई। क्रैकल। जबकि अधिकांश प्रतिभागी केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, छोटी दुनिया के बाहरी क्षेत्र में बिजली का एक तूफान सब कुछ नष्ट कर रहा था। पेड़ धूल में बदल गए जबकि जमीन फट गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब बिजली राक्षसों पर गिरी तो वे खून के धुंध में नहीं फटे और बस जमीन पर गिर गए क्योंकि उनकी जीवन आभा धीरे धीरे गायब हो गई। बिजली के तूफान के बीच इवान अल्बेलू की पीठ पर खड़ा था और उस सुनहरे मंच को देख रहा था जो उससे कुछ दूरी पर था। चटक। आसपास के क्षेत्र में एक शक्तिशाली भेड़िया की चीख गूंजी और लगभग 300 मीटर का क्षेत्र बैंगनी बिजली के तूफान में डूब गया। पेड़ धूल में बदल गए और जमीन फट गई। चटक चटक। बिजली के तूफान के बीच कुछ चटकने की आवाज आई और इवान के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। ठीक है, बस हो गया, कुछ सेकंड के बाद इवान ने कहा और अल्बेलू ने अपनी विनाशकारी बिजली गिराना बंद कर दिया। इवान ने सुनहरे मंच को देखा जो अभी भी ठीक था क्योंकि अल्बेलू के पहले के हमले ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। वह उसकी पीठ से नीचे कूद गया और सुनहरे मंच की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंच से 100 मीटर दूर था, उसके पैरों के नीचे एक संरचना चमक उठी। चटक चटक। लेकिन एक सेकंड से भी कम समय में संरचना में दरारें फैल गईं जो चमक उठीं और यह प्रकाश के कणों में बिखर गई। स्टेडियम से ये सब देख रहे लोगों ने जब संरचना को टूटते देखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और इसे ऐसे देखा जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज़ हो। सभी एस रैंक के शिकारियों ने अपनी आंखों के कोने से नताशा को देखा और पाया कि उसके हाव भाव काफ़ी शांत थे। लेकिन जब उन्होंने उसकी लाल आंखों में देखा और देखा कि वे कभी कभी कैसे कांप रही थीं, तो सभी को पता चल गया कि शिकारी संघ की पुरानी अध्यक्ष उतनी शांत नहीं थी जितनी वह दिखा रही थी। ये पता लगाने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय कि किस तरह की संरचना प्लेटफॉर्म की रक्षा कर रही है, उन्हें नष्ट करना समय बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। सभी ने इवान की आवाज़ सुनी और उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अपना सिर हिलाते हुए देखा। क्रैक। एस रैंक के शिकारियों ने किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनी लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने इसे सुना था। नताशा ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर अपनी मजबूत पकड़ ढीली कर दी। इवान ने प्रसन्न आंखों से देखा क्योंकि प्लेटफॉर्म के चारों ओर की सुनहरी चमक गायब हो गई और उसके सामने एक स्टोरेज रिंग दिखाई दी। उसने अंगूठी उठाई और उसके अंदर देखा। जब उसने देखा कि अंगूठी के अंदर क्या है तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उसे खुशी खुशी रख दिया। अंगूठी में कुछ भी जोड़ रैंक के कोर थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने देखा कि उसके अंदर कई तरह की जड़ी बूटियां थीं। आमतौर पर वे जड़ी बूटियां उसके लिए बेकार होतीं, लेकिन अब जब उसके पास भूत राजा का शरीर था तो उसे यकीन था कि इन जड़ी बूटियों से कुछ उपयोगी प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैंने मूल रूप से वह सब कुछ साफ कर दिया जो मुझे मिल सकता था, इवान ने अंगूठी रखने के बाद खुद से कहा। हालांकि उसने सुनहरे प्लेटफॉर्म से जो चीज़ें एकत्र कीं वे सभी सामान्य थीं, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो शुरुआत में उसे मिले फल के बराबर थी। उसे मिले ज़्यादातर सुनहरे प्लेटफॉर्म अछूते थे, लेकिन 5 प्लेटफॉर्म खाली थे, जिसका मतलब है कि अन्य प्रतिभागी वहां से पुरस्कार एकत्र करने में सक्षम थे। उसने छोटी दुनिया के केंद्र की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। पिछले 2 घंटों के दौरान सुनहरे प्लेटफॉर्म की तलाश करते हुए वह पहले छोटी दुनिया के केंद्र की ओर गया और उसने वह पहाड़ भी देखा जहां झंडा लगा हुआ था, लेकिन चूंकि वह राउंड खत्म होने से पहले सब कुछ इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए उसने उस झंडे को लेने की जहमत नहीं उठाई। अब ये दुनिया मुझे सिर्फ यही दे सकती है कि वह ए रैंक की कलाकृति है। और इवान के चेहरे पर एक लालची मुस्कान दिखाई दी और वह अल्बेलू की पीठ पर कूद पड़ा। उसने अल्बेलू को छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ने का आदेश दिया और वह बिजली की गोली की तरह आगे बढ़ा। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ, अमांडा ने जोर से आह भरते हुए कहा। आखिर यह किस तरह का टूटा हुआ कौशल है? ये भेड़िया 2 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी गायब क्यों नहीं हो रहा है? उसकी बात सुनकर सभी चुप हो गए क्योंकि वे भी यही सोच रहे थे। हो सकता है कि वह इस कौशल को इस समय सक्रिय रखने के लिए समय समय पर अपना कुछ महीना खर्च कर रहा हो, कोडी ने अपने चेहरे पर संदेहास्पद भाव के साथ कहा। मुझे नहीं लगता कि यह महत्वपूर्ण है कि यह भेड़िया गायब क्यों नहीं हो रहा है।
ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह इस भेड़िए को फिर से बुलाता है तो टीम राउंड में क्या होगा? मोर्गाना ने अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ कहा। मोर्गाना की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह बेकाबू होकर कांप उठे। बिजली की गति से भाग रहे काले भेड़िए को देखकर ही उन्हें यकीन हो गया कि अगर इवान ने टीम राउंड के दौरान उसे बुलाया तो बीजोड़ रैंक के छात्र जरूर रो पड़ेंगे। अल्बेलू एक बिजली की गति वाला भेड़िया था, सबसे तेज राक्षसों में से एक, इसलिए इवान के लिए अपने से आगे चल रहे अन्य प्रतिभागियों को पछाड़ना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसका ध्यान सुनहरे प्लेटफॉर्म से पुरस्कार इकट्ठा करने पर था। वह छोटी दुनिया के गुरुत्वाकर्षण से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि वह अल्बेलू की पीठ पर सवार था। 20 मिनट के बाद ही वह उस विशाल पर्वत को देख पाया जहां नताशा ने झंडा लगाया था। जब इवान पर्वत से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर था तो उसने अल्बेलू को रुकने का इशारा किया। मैंने पहले जो देखा उसके अनुसार इस छोटी सी दुनिया में 5 ए रैंक के राक्षस हैं, और चूंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, इसलिए मैं उन्हें खुशी खुशी मार दूंगा ताकि अन्य प्रतिभागी सुरक्षित रहें, इवान ने मन ही मन कहा और एक खास दिशा में देखा। जब अल्बेलू बिजली की गति से उस दिशा में भागा तो उसने कुछ भी नहीं कहा। इवान ने अपनी उंगलियों पर 7 स्टोरेज रिंग देखी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे सभी 7 स्टोरेज रिंग राक्षसों की लाशों से भरी हुई थीं जिन्हें उसने पिछले कुछ घंटों में इकट्ठा किया था। अल्बेलू एक ही हमले में सभी राक्षसों को मार सकता था, इसलिए वह कई शव इकट्ठा करने में सक्षम था। इन शवों की मदद से मेरा सम्राट कोर थोड़ा आगे बढ़ पाएगा, इवान ने मन ही मन सोचा। लगभग 1 मिनट के बाद इवान को उस राक्षस की आभा महसूस हुई जिसे वह ढूंढ रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बाज की आंख का कौशल इस्तेमाल किया। उसकी दृष्टि विस्तृत हो गई और लगभग 10 किलोमीटर दूर उसने एक हरा घोड़ा देखा जो शांति से सो रहा था। चटक, अल्बेलू के चारों ओर बैंगनी बिजली और भी अधिक तीव्रता से चटकने लगी। वूश, अल्बेलू अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और सोए हुए रैंक के घोड़े को लगा कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। घोड़े ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, बिजली से चमकता हुआ एक तेज पंजा उसके चेहरे के सामने आ गया और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। सिर्फ 1 घंटे में इवान ने छोटी दुनिया में मौजूद 5 ए रैंक राक्षसों में से 4 को मार गिराया। 4 राक्षसों को मारने के बाद उसे सिर्फ 1 ए रैंक कोर मिला, लेकिन उसने खुद को ये सोचकर सांत्वना दी कि वह ऊर्जा अवशोषण कौशल का उपयोग करके उन्हें रैंक राक्षसों के शरीर को अभी भी अवशोषित कर सकता है। फिलहाल इवान छोटी दुनिया के केंद्र क्षेत्र के आसपास खोज कर रहा था, आखिरी ए रैंक राक्षस की तलाश में। वह पहले से ही छोटी दुनिया में मौजूद ए प्लस रैंक राक्षस का स्थान जानता था और उससे निपटने से पहले वह आखिरी ए रैंक राक्षस को मारना चाहता था। क्या तुमने उसे पा लिया? इवान ने अल्बेलू से पूछा जो छोटी दुनिया के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर से बिजली की लहरें निकल रही थीं और पूरे इलाके में फैल रही थीं। यह अल्बेलू का लाइटनिंग डिटेक्शन कौशल था। ये कौशल उसे अपने आसपास के 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लक्ष्यों की खोज करने की अनुमति देता है जब तक कि लक्ष्य का रैंक उससे अधिक न हो। हाउल, जब अल्बेलू ने इवान को सुना तो उसने धीमी आवाज में हाउल किया और अपना सिर हिलाया। उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी और उसने बिजली की चाल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश की। इवान ने अल्बेलू को ध्यान से देखा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन अगर यह काम करता है तो। इवान ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। हाउल, अल्बेलू की धीमी चीख ने इवान को उसके विचारों से बाहर निकाला और उसने कुछ समय के लिए अपना सिर हिलाया। चलो इस छोटी सी दुनिया को छोड़ने के बाद इस बारे में सोचते हैं, इवान ने मन ही मन सोचा और अपने सामने देखा। उससे लगभग 300 मीटर दूर उसने एक 5 मीटर लंबा गहरे नीले रंग का राक्षस देखा जो एक गैंडे जैसा था। उसके थूथन की ऊपरी सतह से एक सुंदर 30 सेंटीमीटर लंबा हल्का नीला सींग निकल रहा था। गैंडे की गहरी नारंगी आंखें अल्बेलू पर टिकी हुई थीं और वह उसे सावधानी भरी आंखों से देख रहा था। तुमने अल्बेलू को क्यों रोका? इवान ने पूछा जब अल्बेलू गैंडे से 300 मीटर दूर रुक गया। अल्बेलू ने इवान को ऊपर देखने का इशारा किया और जब इवान ने ऊपर देखा तो वह अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक पाया। इस राक्षस को आखिरी बार देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, इवान ने खुद से कहा जब उसने छोटी दुनिया के ए+ रैंक के राक्षस को गैंडे के पीछे चट्टान के शीर्ष पर खड़ा देखा। ए+ रैंक के राक्षस की त्वचा काली थी और गहरी काली आंखें थीं। वह 10 मीटर लंबा था और इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर खड़ा था। जब इवान ने उसकी गहरी काली आंखों में देखा तो उसे उनमें केवल एक ही चीज़ दिखाई दी, भूख। एक ऐसी भूख जो सब कुछ खा जाना चाहती थी। काफी समय हो गया काला राक्षस। चट्टान के शीर्ष पर खड़ा ए+ रैंक का राक्षस एक काला राक्षस था और उसकी आभा को महसूस करके ही इवान बता सकता था कि यह एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बेशक अगर वह पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता तो वह अपने शैडो अनडेड की मदद के बिना भी उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन इवान इतना मूर्ख नहीं था कि वह पूरी ताकत से लड़े, जबकि उसे पता था कि जल्द ही उसे कुछ शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा।
तुम क्या सोचते हो अल्बेलू? क्या तुम उस काले राक्षस को मार सकते हो? इवान ने बिजली के भेड़िए के सिर को सहलाते हुए पूछा। अगर यह एक सामान्य राक्षस होता तो इवान को यकीन था कि अल्बेलू उसे आसानी से हरा सकता था, क्योंकि उसे लड़ाई के दौरान घायल होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन काला राक्षस एक बिल्कुल अलग मामला है। अल्बेलू की तरह ही काला राक्षस भी अपने पुनर्जनन कौशल के कारण घायल होने से नहीं डरता था, जो उसे अपने खोए हुए अंगों को भी फिर से उगाने की अनुमति दे सकता है। भले ही अल्बेलू एक शैडो अनडेड बन गया, लेकिन उसकी बुद्धि ने एक बिट भी खारिज नहीं किया, इसलिए वह इवान के सवाल को आसानी से समझ गया। आश्चर्यजनक रूप से इसका उत्तर कुछ ऐसा था जिसकी इवान को उम्मीद नहीं थी। तुम्हें नहीं पता हो? इवान ने अल्बेलू का जवाब सुनकर बड़बड़ाया। लेकिन परेशान होने के बजाय उसने शांति से अपना सिर हिलाया और अल्बेलू की पीठ से नीचे कूद गया। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें अपना जवाब पाने के लिए बस इसके खिलाफ लड़ना होगा, है न? इवान ने कहा और अपनी पवन रोष तलवार निकाल ली। मैं छोटे गैंडे का ख्याल रखूंगा, तुम बड़े काले राक्षस का ख्याल रखना, इवान ने हवा के हेरफेर को सक्रिय करते हुए कहा। अल्बेलू ने अपना सिर हिलाया और उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी। दहाड़! पहाड़ी की चोटी पर खड़ा काला राक्षस इवान और अल्बेलू की लड़ाई की भावना को महसूस करते ही एक शक्तिशाली दहाड़ता है। धमाका! पहाड़ की चोटी जहां काला राक्षस खड़ा था फट गई, क्योंकि उसने अपने पैरों को उस पर दबाया और अपने शरीर को उनकी ओर फेंका। इवान ने आने वाले काले राक्षस को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अपनी गति बढ़ाने के लिए हवा के हेरफेर का उपयोग करके गैंडे की ओर बढ़ गया। जब काले राक्षस ने देखा कि इवान उसे अनदेखा कर रहा है तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने हवा में अपने शरीर को नियंत्रित किया और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की। कड़कड़ाहट! लेकिन इससे पहले कि वह इवान की ओर बढ़ पाता, बिजली के दर्जनों चापों ने उसे घेर लिया और अल्बेलू उसके सामने आ गया। बिजली ने उसके शरीर को ढक लिया सामने के पंजे और उसने काले राक्षस पर वार किया। दहाड़! काला राक्षस जोर से दहाड़ा और अपनी विशाल मुट्ठी का इस्तेमाल करके अल्बेलू के बिजली के पंजे को रोका। पंजा और मुट्ठी हवा में टकराए। एक जोरदार विस्फोट हुआ। जिस चट्टान से काला राक्षस नीचे कूदा था वह टूट गई और जमीन झटके की वजह से चकनाचूर हो गई। अल्बेलू को पीछे धकेल दिया गया, जबकि काला राक्षस आसानी से टकराव के बाद जमीन पर आ गिरा, जो दर्शाता है कि वह शारीरिक रूप से अल्बेलू से अधिक शक्तिशाली था। अल्बेलू की आंखों में लपटें और भी तेज हो गईं और बिजली की गति से उसने एक बार फिर अपने और राक्षस के बीच की दूरी कम कर दी। काले राक्षस ने अपना पैर जमीन पर पटका और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और उसने अल्बेलू की ओर मुक्का मारा, जो तुरंत उसके सामने आ गया। काले राक्षस की मुट्ठी अल्बेलू के सिर से सफलतापूर्वक टकराई, लेकिन वह तब हैरान रह गया जब अल्बेलू का शरीर बिजली के कणों में फट गया। अचानक राक्षस को अपने पीछे से एक तेज आभा आती हुई महसूस हुई और इससे पहले कि वह पलट पाता, काला खून बह निकला और उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव दिखाई दिया। दहाड़! काला राक्षस दर्द से दहाड़ उठा और अल्बेलू को मारने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया, लेकिन अपनी उच्च चपलता का उपयोग करते हुए अल्बेलू ने आसानी से उसका हाथ चकमा दिया और पीछे हट गया। इवान, जो गैंडे से लड़ रहा था, उसने राक्षस को देखा जब वह दर्द से दहाड़ रहा था। उसकी गर्दन पर गहरा घाव देखकर इवान की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल वह बात घटित हो गई जिसकी उसे चिंता थी। राक्षस के गहरे घाव के चारों ओर एक काली रोशनी चमक उठी और वह बिजली की गति से ठीक होने लगा। धिक्कार है, यह पागल आदमी! कोडी अपनी सांसों में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह चल रही लड़ाई को देख रहा था। भले ही वह काला भेड़िया तेज और काफी शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उस काले राक्षस को हरा सके, जब वे दोनों A+ रैंक के राक्षस हैं, अमांडा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वास्तव में, लड़ने के बजाय उसे उस भेड़िए की उच्च चपलता का उपयोग करके काले राक्षस को अनदेखा करना चाहिए था और सीधे उस चट्टान की ओर जाना चाहिए था जहां हरा झंडा स्थित है। अमांडा और कोडी की आवाज़ सुनकर मॉर्गना ने भी अपना सिर हिलाया। दहाड़! अचानक काला राक्षस जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही वह दहाड़ने लगा, उसके मुंह से आध्यात्मिक तरंगें निकली और साथ ही ध्वनि तरंगें भी निकली और अल्बेलू, जो उसकी पीठ पर वार करने वाला था, आध्यात्मिक तरंगों से टकराने पर एक पल के लिए रुक गया। राक्षस की आंखें भयंकर रूप से जलने लगी, क्योंकि वह बिजली की गति से घूमा और अपने विशालकाय हथियार से अल्बेलू के सिर पर मुक्का मारा। मुक्का! आसपास के क्षेत्र में एक जोरदार धमाकेदार आवाज गूंजी और अल्बेलू को टूटी पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ा दिया गया। इस प्रक्रिया में उसका शरीर कई पेड़ों से टकराया और उन्हें तोड़ दिया। इवान, जो अपनी शक्ति को सीमित करते हुए गैंडे से लड़ रहा था, जब उसने देखा कि क्या हुआ तो वह भौंचक्का रह गया। अल्बेलू के साथ अपने संबंध के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि पहले मुक्का मारने के कारण उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसा कि मैंने सोचा था, अल्बेलू के लिए इसे हराना मुश्किल होगा, इवान ने खुद से आह भरी। ऐसा नहीं था कि अल्बेलू कमजोर था, ये सिर्फ इतना था कि काले राक्षस की क्षमताओं ने अल्बेलू का पूरी तरह से मुकाबला किया। उच्च रक्षा और उत्थान ने अल्बेलू के लिए उसे नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव बना दिया।
इवान ने अलबेलू को ठीक करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। चटक, जैसे ही इवान ने अलबेलू को ठीक किया, क्षेत्र में बिजली चमकी और वह एक बार फिर काले राक्षस की ओर बढ़ी। अचानक इवान को लगा कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं और बिना कुछ सोचे समझे वह तुरंत बगल की ओर कूद गया। जैसे ही वह बगल की ओर कूदा, उसके खड़े होने की जगह से एक गहरे नीले रंग की ऊर्जा किरण गुजरी। ऊर्जा किरण की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ उसके बल से ही जमीन फट गई। जब इवान ने किरण की शक्ति महसूस की तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और उसने आखिरकार चेहरे पर गंभीरता के साथ गैंडे की ओर देखा। जब इवान ने उसके हमले को चकमा दिया तो गैंडा गुर्राया और वह उसकी ओर दौड़ा। इवान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी जब उसने देखा कि कैसे अलबेलू को काला राक्षस पीछे धकेल रहा था। उसने हमलावर गैंडे को देखा और चकमा देने के बजाय उसने भी अपनी बेहतरीन चपलता का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया। उसके हाथ में मौजूद हवा की तेज तलवार गायब हो गई और उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक नीली चमक दिखाई दी। जब लोगों ने देखा कि कैसे इवान विशाल गैंडे से सीधे भिड़ने की योजना बना रहा था तो वे दंग रह गए। 5 मीटर लंबा गैंडा और 2 मीटर से भी कम लंबा इवान एक पल में उनके बीच की दूरी को कम कर देते हैं। विशाल सिर और नीले रंग की चमक में लिपटे इवान की छोटी मुट्ठी एक दूसरे से टकराती है और एक जोरदार धमाका होता है, जमीन फट जाती है और शक्तिशाली शॉकवेव के कारण पेड़ उखड़ जाते हैं। दहाड़, स्टेडियम से देख रहे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उन्होंने गैंडे की दर्दनाक दहाड़ सुनी। उद्धरण चिन्ह ... ये कैसे संभव है? स्टेडियम से देख रहे एक व्यक्ति ने चौंकते हुए स्वर में कहा जब उसने देखा कि गैंडे से टकराने के बाद इवान ने एक बार भी हिम्मत नहीं हारी जबकि गैंडा 10 मीटर पीछे खिसक गया। लेकिन जिस बात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया वह ये थी कि किसी कारण से गैंडे की आंखों से खून बह रहा था, जैसे कि वह खून के आंसू रो रहा हो। मुझे लगा कि मैं सोनिक रेजोनेंस कौशल की ध्वनि तरंगों का उपयोग करके इसकी आंखों को नष्ट कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी रक्षा क्षमता मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, इवान ने मन ही मन कहा जब उसने देखा कि गैंडे की आंखें नहीं फटी हैं और उसे बस मामूली क्षति हुई है। लेकिन इवान ने इस बारे में सोचने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और एक बार फिर गैंडे की ओर दौड़ा, जबकि वह अभी भी संभलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक उठी, क्योंकि गैंडे के चारों ओर हवा के दर्जनों भाले बन गए और उसकी ओर बढ़ गए। हालांकि हवा के भाले काफी तीखे थे, लेकिन वे गैंडे की सख्त त्वचा को भेदने में सक्षम नहीं थे। हालांकि हवा के भाले उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक उसका ध्यान भटका दिया। इवान गैंडे से पहले पहुंच गया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, इवान ने एक बार फिर सोनिक रेजोनेंस का इस्तेमाल किया। ग्राउल, इस बार गैंडे की दर्दनाक ग्राउल पहले से ज्यादा तेज थी। गैंडे की दोनों आंखें फटने के कारण खून बेकाबू होकर बहने लगा। गैंडे की आंखें फटने के बाद इवान के चेहरे पर थकावट का भाव दिखा और वह जल्दी से पीछे हट गया। पीछे हटने के बाद उसने एक मैना पोशन निकाला और उसे पी लिया। अरे, अगर मैं भविष्य में लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता हूं तो मुझे और अभ्यास करना चाहिए, इवान ने खुद से सोचा जब उसने पोशन पी लिया। हालांकि उसके पास 90% से ज्यादा मैना बची हुई थी। दहाड़, जैसे ही इवान पीछे हटा उसने काले राक्षस की गुस्से भरी दहाड़ सुनी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा और देखा कि काले राक्षस ने अपने विशाल हाथों से अलबेलू के अगले पंजे पकड़ लिए हैं। दर्शकों में मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्होंने देखा कि काले राक्षस ने अपना मुंह खोला और अलबेलू के चेहरे का एक बड़ा हिस्सा काट लिया। इवान ने जब ये देखा तो वह भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि वह जानता था कि अलबेलू को दर्द नहीं होता और वह उसे ठीक करने के लिए मन का इस्तेमाल कर सकता है, फिर भी उसे ये देखकर गुस्सा आया कि कैसे काला राक्षस उसके साथी को खा रहा था। इसके अलावा, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अलबेलू उसे हरा नहीं पाएगा, इवान ने सोचा और आखिरकार उसने मन बना लिया। उसने अलबेलू को ठीक करने के लिए अपने मन का इस्तेमाल किया। काला राक्षस तब हैरान रह गया जब अलबेलू तुरंत ठीक हो गया और उसने जो बड़ा हिस्सा काटा था वह काले धुएं में बदल गया। चटक, अलबेलू ने काले राक्षस के चेहरे पर अपनी बिजली गिराई जो दर्द से दहाड़ उठा और अलबेलू के सामने के पंजे छोड़ दिए। काले राक्षस का चेहरा जल गया था, लेकिन एक काली रोशनी चमकी और वह फिर से ठीक होने लगा। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा, इवान ने कहा और पहले सुनहरे मंच से मिला लाल रंग का फल निकाला। अलबेलू, उसने चिल्लाया और फल को उसकी ओर फेंक दिया। इवान का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि अलबेलू फल की ओर कूद पड़ा और उसे निगल गया। कृपया काम करो, इवान ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि उसका जुआ सफल हो, क्योंकि वह जानता था कि अगर यह विफल हुआ तो वह निश्चित रूप से इतना अच्छा फल खोने के लिए रोना शुरू कर देगा। जैसे ही इवान खोज रहा था, अलबेलू के चारों ओर चमक रही बिजली गायब हो गई और उसकी आंखों के सामने कुछ सूचनाएं चमक उठीं। ब्लड लाइटनिंग अनार। ब्लड लाइटनिंग अनार एक दुर्लभ पौधा है जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पनपता है जहां बिजली की अस्थिर ऊर्जा और रक्त का सार एक साथ मिलते हैं। इस फल का सेवन करने के बाद एक मौका है कि उपभोक्ता को एक अद्वितीय बिजली कौशल प्राप्त होगा या उसके कौशल में से एक जिसमें बिजली का सार है, उत्परिवर्तित होगा।
यदि उपभोक्ता के पास बिजली तत्व से संबंधित कम से कम 5 कौशल नहीं हैं, तो फल काम नहीं करेगा। जब इवान ने पहली बार ब्लड लाइटनिंग अनार के विवरण देखे तो उसने तुरंत अलबेलू के बारे में सोचा। लेकिन समस्या ये थी कि अलबेलू कोई मूल बिजली भेड़िया नहीं था, ये बिजली भेड़िए की छाया थी जिसे उसने बनाया था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह फल उस पर काम करेगा या नहीं। सब कुछ सोचने के बाद इवान ने अलबेलू को ब्लड लाइटनिंग अनार देने से पहले कुछ परीक्षण करने का फैसला किया। अरोरा, दुनिया में कई फल हैं जो औषधि की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए, शक्ति बढ़ाने वाले फल जैसे फल उपभोक्ता की शक्ति को थोड़े अंतर से बढ़ा सकते हैं। चपलता बढ़ाने वाले फल उपभोक्ता की चपलता को थोड़े अंतर से बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये फल काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन ये दुर्लभ नहीं हैं। लेकिन इवान ने कभी भी इनसे परेशान नहीं हुआ क्योंकि ये उपभोक्ताओं को बहुत कम बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब इवान इनमें से कुछ फल खरीदने और ये परखने के बारे में सोच रहा था कि क्या ये उसके शैडो एंडेड पर काम करेंगे। अगर अलबेलू ताकत बढ़ाने वाला फल खाता है और यह उस पर काम करता है तो इसका मतलब होगा कि बिजली अनार भी उस पर काम करेगा। लेकिन ये देखने के बाद कि कैसे अलबेलू काले राक्षस के खिलाफ पूरी तरह से नुकसान में था, उसने इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा या मेरे पास अलबेलू के साथ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाना चाहता हूँ, इवान ने सोचा और फल को अलबेलू की ओर फेंक दिया जिसने इसे निगल लिया। जैसे ही अलबेलू ने फल निगला, उसके चारों ओर चमक रही बैंगनी बिजली गायब हो गई और इवान की आंखों के सामने कुछ सूचनाएं चमक उठीं। इवान को बहुत खुशी हुई जब उसे लगा कि फल काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह नोटिफिकेशन पढ़ पाता, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे हल्की जलन महसूस हुई और उसके सीने पर उकेरा गया रून ऑफ इवोल्यूशन जल उठा। मुझे मत बताओ, इवान ने कुछ सोचा और जल्दी से उसे मिलने वाले नोटिफिकेशन देखने लगा। आपका शैडो अनडेड अलबेलू ने ब्लड लाइटनिंग फ्रूट का सेवन किया। आपका शैडो अनडेड अलबेलू ने अनोखा कौशल क्रिम्सन व्हील प्राप्त किया। ये 2 नोटिफिकेशन थे जो उसे अलबेलू द्वारा फल निगलने के बाद मिले थे, लेकिन फिर कुछ और नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने चमक उठे। विकास का रून सक्रिय। विकास के रून के कारण रक्त बिजली अनार का प्रभाव विकसित हुआ। आपका छाया मरे हुए अलबेलू विकसित हो रहा है। आपका छाया मरे हुए अलबेलू रक्त बिजली भेड़िए में विकसित हुआ। अधिसूचनाएं पढ़ते समय इवान की आंखें खुली हुई थीं। यह अंडरस्को क्रैकल। इवान अभी भी चौंक गया था जब अचानक रक्त लाल बिजली का एक खंभा आसमान की ओर बढ़ा। चीखें। आसपास के क्षेत्र में भेड़िए की चीख गूंज उठी और दसियों किलोमीटर के क्षेत्र में रक्त प्यासी आभा फैल गई जिससे कमजोर राक्षसों के शरीर कांप उठे। काले राक्षस की भूख भरी आंखें चौड़ी हो गईं और जब अलबेलू की रक्त प्यासी आभा ने उस पर दबाव डाला तो वह एक कदम पीछे हट गया। गैंडा, जो अभी भी अपनी आंखें खोने के कारण दर्द में गुर्रा रहा था, उसी स्थान पर रुक गया और डर के कारण उसका शरीर कांपने लगा। पवित्र माँ। इवान ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा क्योंकि रक्त लाल बिजली का खंभा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके काले शरीर पर गहरे लाल रंग की धारियों वाला 10 मीटर लंबा भेड़िया उसमें से निकला। अलबेलू अभी भी एक जोड़ रैंक का राक्षस था, लेकिन उसके चारों ओर की आभा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। चटक। रक्तलाल बिजली उसके शरीर के चारों ओर चटक रही थी और उसकी खून की प्यासी निगाहें काले राक्षस पर टिकी हुई थीं। उम्मा, इसके शरीर को ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं। इवान काले राक्षस को छाया मरे में बदलने के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने छाया इंद्रियों का उपयोग करके अलबेलू से कहा जब उसने देखा कि वह काले राक्षस को कैसे देख रहा था। लेकिन जब उसने छाया इंद्रियों का उपयोग करके अलबेलू से संपर्क किया तो उसे अविश्वसनीय मात्रा में रक्तपिपासुता महसूस हुई, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि अलबेलू उसकी आज्ञा सुनेगा या नहीं। सौभाग्य से इवान की चिंताएं सच नहीं हुई क्योंकि भले ही अलबेलू का मन रक्तपिपासा से भरा हुआ था, फिर भी उसने इवान की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। दहाड़। अलबेलू की ठंडी निगाहों को महसूस करते हुए काले राक्षस ने अपने डर को दूर भगाने के लिए जोर से दहाड़ लगाई और एक कदम आगे बढ़ा। चटक। जैसे ही काले राक्षस ने एक कदम आगे बढ़ाया, खून से लाल बिजली की एक चाप उसकी ओर आए और इससे पहले कि वह उसे चकमा दे पाता, बिजली की चाप उसके दाहिने कंधे पर जा लगी। दहाड़। राक्षस की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके क्रूर मुंह से एक दर्दनाक दहाड़ निकली। काला खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और राक्षस का दाहिना कंधा उसके शरीर से अलग हो गया। इवान की आंखें कांप उठी जब उसने उस बिजली के चाप की शक्ति देखी। उसने उस खूनी बिजली से एक घातक खतरा भी महसूस किया, जिसका मतलब था कि एक एस रैंक शिकारी भी उस बिजली के चाप से चोट खाने के बाद बिना किसी चोट के बाहर नहीं आ पाएगा। यह अच्छा है कि काले राक्षस अपने शरीर के अंगों को फिर से बना सकते हैं, इवान ने खुद से सोचा जब उसने देखा कि राक्षस का कंधा फिर से बनना शुरू हो गया है। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी उसे डर था कि इसकी वजह से उसका छाया पुनरुत्थान विफल हो जाएगा। अचानक अलबेलू ने एक कदम आगे बढ़ाया और लाल बिजली की एक लकीर में बदल गया। इवान ने बस एक धुंधली लकीर को काले राक्षस की ओर बढ़ते देखा और फिर वापस उस जगह पर लौट आया जहां अलबेलू खड़ा था।
पहले तो इवान उलझन में था कि अभी क्या हुआ, लेकिन जब उसने फिर से काले राक्षस को देखा तो वह ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। काला राक्षस अभी भी उसी जगह खड़ा था, लेकिन उसके सीने में एक छोटा सा बेसबॉल के आकार का छेद दिखाई दिया जहां उसका दिल हुआ करता था। छोटे से छेद से काला खून बेकाबू होकर बाहर निकल रहा था और राक्षस की आंखें खुली हुई थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। थर्ड, काला राक्षस घुटनों के बल गिर पड़ा क्योंकि उसकी छाती में छेद के चारों ओर घूम रही खूनी लाल बिजली उसके शरीर के बाकी हिस्सों को ढकने लगी। धीरे धीरे काले राक्षस की जीवन आभा गायब होने लगी और 3 सेकंड से भी कम समय में उसकी आंखों से जीवन की चिंगारी गायब हो गई। इवान ने अपने चेहरे पर एक खाली नज़र से सब कुछ देखा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे उम्मीद है कि छाया पुनरुत्थान विफल नहीं होगा क्योंकि उसका एक हाथ अभी भी गायब है। ये किस तरह का पुनर्जनन है? अमांडा ने जब अल्बेलू की रिकवरी की गति देखी तो वह आश्चर्य से यह कहने से खुद को नहीं रोक पाए, चोटों से उबरने के मामले में ये ब्लैक ऑग्रे से भी बेहतर है। कोडी ने अपना सिर हिलाया जब अल्बेलू का चेहरा, जो ऑग्रे द्वारा काटा गया था, तुरंत ठीक हो गया। लगता है मेरा अनुमान गलत था। मैं सोच रही थी कि यह राक्षस एक बिजली भेड़िया है, लेकिन अब इसकी रिकवरी की गति को देखते हुए मुझे यकीन है कि यह एक अलग राक्षस है, मोर्गाना ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का राक्षस है। अब तक की लड़ाई से यह स्पष्ट है कि यह उस काले राक्षस को नहीं हरा पाएगा। जॉन ने दूसरों की बात सुनते ही अपना सिर हिलाते हुए कहा। अल्बेलू, अचानक उन्होंने इवान की आवाज़ सुनी और उसे सुनहरे मंच से मिला खूनी लाल फल निकालते हुए देखा। मुझे मत बताओ, नताशा ने धीमी आवाज़ में कहा और उसका दिल धड़क उठा। वह अभी भी उम्मीद कर रही थी कि वह भविष्य में इवान से वह फल वापस ले पाएगी, लेकिन उसे निकालते हुए देखकर उसे बुरा लग रहा था। और वह बुरा एहसास तुरंत सच हो गया जब उसने उसे अपने बुलाए गए भेड़िए की ओर उसे फेंकते हुए देखा। क्या ये वह फल नहीं था जो उसे पहले सुनहरे मंच से मिला था? जॉन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वे सभी भ्रमित थे कि इवान ने अपने बुलाए गए भेड़िए को फल क्यों खिलाया, लेकिन जल्द ही सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक अल्बेलू 10 मीटर लंबा हो गया और उसके अंदर से भयावह दिखने वाली खूनी लाल बिजली की चाप निकलने लगी। शरीर, भले ही वे स्क्रीन के माध्यम से इसकी आभा को महसूस नहीं कर सके, लेकिन वे सभी बता सकते थे कि इसकी शक्ति असाधारण रूप से बढ़ गई है। वह फल क्या था? कोडी अल्बेलू के परिवर्तनों को देखने के बाद जोर से कोसने से खुद को रोक नहीं सका। उन सभी ने नताशा की ओर देखा और देखा कि वह अपने चेहरे पर एक खाली नज़र के साथ स्क्रीन को देख रही थी। नताशा को इस बात की परवाह नहीं थी कि सभी एस रैंक शिकारी उसे देख रहे थे, क्योंकि वर्तमान में वह अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वह ब्लड लाइटनिंग अनार के विवरण को पूरी तरह से जानती थी। आखिरकार वही थी जिसने इसे अंदर रखा था। यहाँ क्या चल रहा है? नताशा ने एक बार फिर फल के विवरण को याद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह ये नहीं समझ पाई कि अल्बेलू में क्या बदलाव आया है। नताशा की खाली नज़र देखकर अन्य एस रैंक शिकारी भी समझ गए कि वह भी उनकी तरह ही भ्रमित है। ब्लैक ओब्रे के शरीर को दूर रखने के बाद इवान ने अल्बेलू को देखा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ब्लड लाइटनिंग वुल्फ में विकसित होने के बाद ये खून का प्यासा हो गया? इवान ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे समय समय पर अल्बेलू के शरीर से एक रक्तपिपासु आभा निकलती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन इवान जानता था कि यह रक्तपिपासुता उसकी ओर निर्देशित नहीं थी, इसलिए उसे इसकी बहुत परवाह नहीं थी। जब तक उसके छाया मरे हुए लोग उसकी आज्ञा का पालन करते रहे, तब तक वह उनके व्यवहार से खुश था। इसे भी मार डालो, इवान ने गैंडे की ओर इशारा करते हुए एक पल बाद कहा। चीख! अल्बेलू चीखा और एक रक्तपिपासु राक्षस की तरह तुरंत गैंडे के सामने प्रकट हुआ, जो उससे 100 मीटर दूर था। उसके पंजे से खून की बिजली चमकने लगी और मक्खन में से गुजरते हुए एक गर्म चाकू की तरह एक ही वार में उसने गैंडे का सिर काट दिया। जब इवान ने देखा कि अल्बेलू ने कितनी आसानी से गैंडे का सिर काट दिया तो उसका मुंह बेकाबू होकर कांप उठा। भले ही उसने गैंडे के खिलाफ लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इवान जानता था कि गैंडे की रक्षा कोई मजाक नहीं थी। मुझे लगता है कि अब अल्बेलू किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करने में सक्षम हो सकता है जो अभी अभी एस रैंक पर पहुंचा है, इवान ने मन ही मन सोचा और व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक फल खाने से अल्बेलू की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। वह गैंडे के शरीर की ओर चला गया और उसे दूर रख दिया। अल्बेलू का शरीर अभी भी रक्त बिजली से ढका हुआ था, लेकिन इवान बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पीठ पर कूद गया। अल्बेलू के शरीर से निकलने वाली रक्त बिजली ने उसे छुआ, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो चलें, इवान ने अल्बेलू की पीठ थपथपाए और उसे सबसे ऊंची चट्टान की ओर बढ़ने के लिए कहा जहां हरा झंडा स्थित था। उसके चारों ओर रक्त बिजली चमकने लगी और बिजली की चाल कौशल का उपयोग करते हुए अल्बेलू छोटी दुनिया की सबसे ऊंची चट्टान की ओर भागा जहां हरा झंडा स्थित था। रक्त बिजली भेड़िया में विकसित होने के बाद अल्बेलू की चपलता में भी बहुत वृद्धि हुई। चट्टान इवान से 50 किलोमीटर दूर थी, लेकिन 2 मिनट से भी कम समय में वह वहां पहुंच गया।
इन 2 मिनटों के दौरान उसने अपने ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करके अल्बेलू के कौशल में आए बदलावों को देखा। और उसके कौशल में आए बदलावों को देखने के बाद इवान को यकीन हो गया कि अल्बेलू पहले से कम 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। क्रिम्सन व्हील एक शक्तिशाली अनोखा कौशल है, लेकिन ये दूसरा कौशल। क्रिम्सन व्हील के अलावा अल्बेलू को एक और अनोखा कौशल मिला और इसके विवरण को देखने के बाद इवान वाकई हैरान रह गया। यार, मैं भी बिना कुछ किए कौशल प्राप्त करना चाहता हूँ, इवान ने मन ही मन सोचा और ईर्ष्या के कारण अल्बेलू के कौशल को देखना बंद कर दिया। छोटी दुनिया के केंद्रीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बाहरी दुनिया की तुलना में कम से कम 15 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। हालांकि इवान अल्बेलू की पीठ पर सवार था, फिर भी उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ क्योंकि उसे इतने ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण की आदत नहीं थी। जिस पहाड़ पर झंडा रखा गया था वह 4000 मीटर ऊंचा था। ऊंचे पहाड़ को देखकर इवान अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाने से खुद को रोक नहीं पाया। इस पहाड़ पर चढ़ने में मुझे कुछ समय लगेगा क्योंकि इस छोटी सी दुनिया में उड़ना मना है, इवान ने खुद से कहा। हाउल, जब इवान बर्फ की जंजीरों का उपयोग करके ऊपर चढ़ने के बारे में सोच रहा था तो अल्बेलू ने धीमी आवाज़ में चिल्लाया और कुछ कदम पीछे हट गया। इवान ने यह नहीं पूछा कि वह क्या कर रहा था और बस उत्सुकता से उसे देखता रहा। ब्लड लाइटनिंग ने अल्बेलू के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और वह गोली की तरह आगे की ओर बढ़ गया। इवान ने अल्बेलू की पीठ को कसकर पकड़ लिया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह पहाड़ पर मौजूद छोटी छोटी दरारों का उपयोग करके कितनी आसानी से पहाड़ पर चढ़ रहा था। हालांकि पहाड़ 4000 मीटर ऊंचा था, लेकिन वह कुछ ही सेकंड में उसके शीर्ष पर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर उसने एक हरा झंडा देखा। टस्क टस्क टस्क, ये राउंड एक बच्चे से कैंडी छीनने से भी आसान था, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए जोर से कहा। जो लोग उसे देख रहे थे वे उसे अपने राक्षसी भेड़िए को बुलाए बिना जोर से कोसने लगे और उससे यही बात कहने को कहा। इवान हरे झंडे की ओर चला गया, लेकिन राउंड खत्म करने से पहले उसने उसके बगल में रखी छोटी बाली को देखा और उसे उठा लिया।